चलिए, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एसएनपी केमिस्ट्री क्लास चैनल का नाम है। अगर आपको लाइव क्लास करना हो तो इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे आप जानते हैं, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सबको फ़ायदा हो। और हाँ, ऐसे आज हम थोड़ा सा जो पहले जो मेरा स्टडी कराने का जो पैटर्न था उसमें थोड़ा सा चेंजिंग किए हैं। और आज हम क्या काम करेंगे कि हम आपको क्लास की तरह बिल्कुल लिखाएंगे। ऐसा नहीं कि हर चीज़ बोर्ड पे लिख देंगे, ना, हम आपको लिखाएंगे। देखते हैं करके क्या होता है। अच्छा लगेगा तो आप लाइक कीजिएगा, नहीं तो फिर जैसे बोर्ड पे लिखाते तो वैसे लिखाएंगे। बट करके देखते, एक चैप्टर ऐसे पढ़ के देखते। एक छोटा सा चैप्टर है बट क्वेश्चन आता है, हर चीज़ में क्वेश्चन आता है। गर्मी ज़्यादा है, क्या कीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल भी यही नाम का है, आप उसको भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि जो भी नोट्स होगा, इसका क्वेश्चन बैंक होगा, आईआईटी का क्वेश्चन होगा, नीट का क्वेश्चन होगा, जेईई मेन का क्वेश्चन होगा, सब उस पर आपको मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इन्हीं बातों के साथ। नेक्स्ट चैप्टर, पॉलीमर। ठीक है, छोटा सा चैप्टर। बोर्ड में इसका मार्किंग 3 नंबर रहता है। वो अलग की बात है, 4 नंबर भी हो सकता है, 2 नंबर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। वो तो सारी बात बोर्ड पे डिपेंड करता है। चलिए, पॉलीमर। सबसे पहली बात ये है कि इसमें 3 टर्म आएगा। एक तो ये पॉलीमर खुद है, दूसरा सर आ जाएगा मोनोमर। दूसरा क्या आ जाएगा? मोनोमर। और तीसरा एक और वर्ड आ जाएगा पॉलीमेराइजेशन। तीनों वर्ड को समझते हैं। कौन कौन बोलिए? फर्स्ट पॉलीमर, दूसरा मोनोमर और तीसरा पॉलीमेराइजेशन। ठीक है, आपको पता है ये जो पॉलीमर जो वर्ड है यह ग्रीक वर्ड है। पॉलीमर जो वर्ड है यह ग्रीक वर्ड है। और इस ग्रीक वर्ड का मतलब क्या होता है? क्या है ज़रा बोलिए? पॉलीमर ना। और इस ग्रीक वर्ड का मतलब होता है, 2 वर्ड है इसमें। देखिए, इसमें 2 वर्ड है। इसको हम 2 पार्ट में बांट दें। एक पार्ट को हम लोग पॉली और दूसरे पार्ट को मर। ठीक है, और आपको पता है ये पॉली का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है मेनी, बहुत सारा। और ये मर का जो मीनिंग होता है उसका होता है यूनिट या पार्ट। यूनिट या पार्ट। ठीक है, तो पॉलीमर जो वर्ड है वह ग्रीक वर्ड है और ये 2 वर्ड से मिलकर बना है ग्रीक में, एक पॉली और दूसरा मर। पॉली मतलब मेनी और मर मतलब यूनिट और पार्ट। यूनिट और पार्ट। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल समझिए, फिर आपको पॉलीमर, मोनोमर और पॉलीमेराइजेशन समझ में आ जाएगा। मतलब इसके नाम को देखें तो डिफिनीशन समझ में आ रहा है। यह बहुत सारे, मेनी, लार्ज, यूनिट ए पार्ट का कॉम्बिनेशन है। मतलब हम बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट को और पार्ट कर जोड़ेंगे तो एक हाई मॉलिक्यूलर मास, मैक्रो मॉलिक्यूलर टाइप का कंपाउंड बनेगा। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलीमर। उसी को क्या बोलेंगे? पॉलीमर। जैसे मान लीजिए कि अगर हम ऐसे कुछ कर दें, यह एक स्ट्रक्चर है, एक बार है ना, अब देखिए 2 बार रिपीट हो गया। अब देखिए 3 बार रिपीट हो गया, इसमें बीच में बॉन्ड होगा। अब देखिए कितने बार रिपीट हो गया? 4 बार। हम कितना लिखते रहे भाई? क्या हम इसको ऐसे लिख दें? तो बताइए, इस छोटे यूनिट को, सिंपल यूनिट को, रिपीटिंग यूनिट को, क्योंकि यही तो रिपीट हो रहा है ना, तो सिंपल यूनिट, रिपीटेड यूनिट को एक बार पहले था तो 2 बार, 2 से 3 बार, 3 से 4 बार, 5 बार, 6 बार, 10 बार, n बार।
तो बताइए यह क्या है? इसी का ना कॉम्बिनेशन है, इसी का ना कॉम्बिनेशन है। अगर इस यूनिट को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, बार बार जोड़ रहे हैं, तो एक हाई मॉलिक्यूलर मास वाला, ऑब्वियसली इसका अगर मॉलिक्यूलर मास होगा तो इससे इसका बहुत ज़्यादा होगा ना, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीमर। और पता है जिसको, जिस सिंपल मॉलिक्यूल को बार बार इसमें रिपीट कर रहे हैं वो कहलाएगा मोनोमर। इससे इसको बनाने के प्रोसेस को क्या बोलेंगे? पॉलीमराइजेशन। कहानी ख़त्म, कहानी ख़त्म। याद हो गया? बताइए, नाम में ही डिफिनीशन है। पॉलीमर का मतलब क्या? बता दिए जल्दी सिन्हा। पॉलीमर मतलब क्या है? कॉम्बिनेशन है किसका? लार्ज नंबर ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स। लार्ज नंबर ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स मतलब छोटे छोटे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को रिपीट करके जोड़ देंगे बॉन्ड के द्वारा, कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा, तो जो यूनिट बनेगा, एक बड़ा सा यूनिट बनेगा जिसकी हम मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा, वही क्या कहलाएगा? पॉलीमर। और जो छोटा बार बार रिपीट हो रहा है वो क्या कहलाएगा? मोनोमर। और यहाँ से यहाँ तक आने के प्रोसेस क्या कहलाएगा? पॉलीमराइजेशन। शायद प्रॉब्लम नहीं होगा तो कॉपी पेन निकालिए और लिखिए मेरे साथ साथ। तो लिखिएगा पॉलीमर में द हाई मॉलिक्यूलर mass, the high molecular mass compound which is formed by the combination of a large number of simple molecules is called polymer. समझ गए? एक कॉम्बिनेशन है किसका? सिंपल मॉलिक्यूल्स का। किसका? सिंपल मॉलिक्यूल्स का। कोई प्रॉब्लम? बार बार रिपीट करके एक बड़ा सा मॉलिक्यूल्स बना जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है। ठीक है? मॉलिक्यूलर मास एक्चुअली में अगर आपको लिखना है तो मॉलिक्यूलर मास इसका 10⁻³ से लेकर 10⁻7 के बीच में होता है। कोई दिक्कत नहीं है। आगे तो क्या ये मैक्रो मॉलिक्यूलर कंपाउंड है या नहीं है? माइक्रो या मैक्रो? मैक्रो मॉलिक्यूल। तो लिख लीजिए नीचे एरो देके, दे आर मैक्रो मॉलिक्यूल्स। दे आर मैक्रो मॉलिक्यूल्स। दे आर मैक्रो मॉलिक्यूल्स। भाई मैक्रो मॉलिक्यूल्स क्या है? बड़ा सा बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास वाले कंपाउंड। ठीक है? अब सवाल ये है कि क्या सर सारे पॉलीमर्स मैक्रो मॉलिक्यूल्स है या सभी मैक्रो मॉलिक्यूल्स पॉलीमर है? ना, जितने भी पॉलीमर है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, जितने भी पॉलीमर है वह मैक्रो मॉलिक्यूल्स है। बट जितने मैक्रो मॉलिक्यूल्स है, अगर हम बोल दें कि सब पॉलीमर है तो नहीं। जैसे क्लोरोफिल मैक्रो मॉलिक्यूल्स है बट पॉलीमर नहीं है। क्यों? क्योंकि इस तरह की बात नहीं मान रहा, उसमें कोई मोनोमर नहीं होता है। ठीक है? तो लिख लीजिएगा नीचे नोट करके, ऑल पॉलीमर्स आर मैक्रो मॉलिक्यूल्स। All polymers are macromolecules. All polymers are macromolecules, but all macromolecules are not polymers.
आर नॉट पॉलीमर्स, आर नॉट पॉलीमर्स। एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, क्लोरोफिल इज ए मैक्रोमोलिक्यूल्स बट इज ए मैक्रोमोलिक्यूल्स बट इट इज़ नॉट ए पॉलीमर। और इससे क्वेश्चन भी आ चुका है, बट इट इज़ नॉट ए पॉलीमर। क्लोरोफिल इज ए मैक्रोमोलिक्यूल बट इट इज़ नॉट ए पॉलीमर। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलिए ये हो गया। अब आप इसको लिख सकते हैं, ग्रीक वर्ड पॉलीमर है, पॉली मतलब मेनी, मर मतलब यूनिट, पार्ट। लिखिए लिखिए जल्दी लिखिए। हो गया होगा। चलिए रोक के आप लिख सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है। नेक्स्ट लिखिए पॉलीमर, सॉरी पॉलीमर तो लिख चुके इसका डिफिनीशन। नेक्स्ट लिखिए मोनोमर, मोनोमर। बताओ बताओ जल्दी, मोनोमर क्या हो जाए, जल्दी बता दो। मोनोमर क्या होगा? अरे अभी तो देखे है ना कि वह छोटे छोटे यूनिट को जिसको बार बार रिपीट कर रहे थे उसी को बोलते हैं मोनोमर। तो लिख लीजिएगा, द सिंपल मॉलिक्यूल्स, द सिंपल मॉलिक्यूल्स और रिपीटिंग, रिपीटिंग भी लिख सकते हैं, द सिंपल मॉलिक्यूल्स और रिपीटिंग यूनिट्स, repeating units which combine to give polymers, to give polymers are called monomers, are called monomers। हो गया। अब नेक्स्ट लिखिए पॉलीमेराइजेशन, हटा देते हैं सबको। नेक्स्ट लिखिए पॉलीमेराइजेशन, पॉलीमेराइजेशन। पॉलीमेराइजेशन जल्दी बताइए क्या? मोनोमर से पॉलीमर बनाने के प्रोसेस। आखिर कोई ना कोई तो प्रोसेस होगा ना, जहाँ पे हम लोग या जिस प्रोसेस में हम लोग उन छोटे छोटे यूनिट को बार बार रिपीट करके किसी बॉन्ड के द्वारा जोड़कर एक बड़ा सा यूनिट बनाते हैं। तो बड़ा सा वाला क्या कहलाता है? पॉलीमर। वो छोटका क्या कहलाता है? मोनोमर। और मोनोमर से पॉलीमर बनाने का प्रोसेस क्या कहलाता है? पॉलीमराइजेशन। तो लिखिएगा, द प्रोसेस ऑफ formation of polymers from their respective monomers, from their respective monomers is called polymerization, is called polymerization, is called polymerization। जैसे देख लीजिए, अगर हम ऐसे समझे तो मोनोमर, ठीक है, इस मोनोमर को कितना बार जोड़ेंगे? n बार, तो क्या बन जाएगा? बोलिए, पॉलीमर। ऐसे भी तो सोच सकते हैं। देखिए ये छोटा सा सिंपल यूनिट को n बार रिपीट किए हैं तो एक बड़ा सा यूनिट बना है। बड़ा वाला क्या कहलाएगा? पॉलीमर। छोटका क्या कहलाएगा? मोनोमर। और अच्छा से समझना है तो एक हम बना के बताते हैं।
एक एग्जाम्पल समझ लीजिए, पॉलीथीन। क्या समझ लीजिएगा? पॉलीथीन। तो पता है ये पॉलीथीन का मोनोमर, पॉलीथीन का मोनोमर क्या होता है? इसके नाम में थोड़ा इंडिकेट कर रहा है, इथेन। क्या है इसके मोनोमर? इथेन। 11th में ऑर्गेनिक पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़े होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, जब पढ़िएगा तो इसका काम सब हो जाएगा। चलिए देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यही इथीन होता है। तो देखिए सिंपल सा यूनिट है, बेचारा गरीब सा एक यूनिट है, ठीक है। इसको कितना बार रखना है? n बार। तो ले लिए n बार, ठीक है। अब जैसे ही n बार लिखे ना, तो यह एक यूनिट n बार जुड़ गया, तो हम बार बार क्यों लिखेंगे? वही काम करेंगे। CH2 बीच का बॉन्ड टूट जाता है। क्यों टूटता है समझेंगे इन चीज़ों को, बट अभी नहीं, हम पढ़ेंगे इसको। तो देखिए पहले अभी ध्यान से देखिएगा, यह जो डबल बॉन्ड था वो सिंगल हुआ, और अगला एक बार थोड़ी होगा, ये 2 बार होगा, 3 बार होगा, 4 बार होगा, 5 बार होगा। एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल से, दूसरे मॉलिक्यूल से तीसरे मॉलिक्यूल से, तीसरे मॉलिक्यूल से चौथे मॉलिक्यूल से बार बार, तो आखिर रिपीट कौन हो रहा है? यही तो रिपीट हो रहा है। देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, तब अगला को जुड़ना है तो ये बॉन्ड टूटा है। मैकेनिज्म पढ़ेंगे इसका, टेंशन नहीं लेना है, बट अभी समझिए। तो यह यूनिट यहाँ कितना बार लिए हैं? n बार। तो देखिए इसमें n बार रिपीट होगा ना, इसको घेर के n लिखने का मतलब क्या? इसलिए घेर के n लिखे हैं क्योंकि अगर ये 2 बार आता तो बताइए, ऐसे ही रहता ना, 2 बार आता तो, 3 बार आता तो। अब आपको अच्छा लगेगा कि बार बार ऐसे लिखे? तो इसमें देखिए कौन ऐसा चीज़ है जो बार बार रिपीट हो रहा है? बार बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ कै बार है? 1 बार, 2 बार, तक घेर के 2 बार लिख दिए। यहाँ 3 बार है, तक घेर के 3 बार लिख दिए। यहाँ कितने बार है? n बार, तो हम लोग n लिख दिए। कोई दिक्कत? तो बताइए जल्दी से माँ, ये है इथिन, ये क्या है? पॉलीथीन। ये छोटा यूनिट है तो ये क्या है? मोनोमर। ये क्या है? पॉलीमर। ये बनाने का प्रोसेस क्या है? पॉलीमेराइजेशन। कोई प्रॉब्लम? नोट कर लीजिए। अब हटा देते इस सबको, जल्दी नोट कर लीजिए। जल्दी नोट कीजिए। चलिए आप रोक के लिख लीजिएगा। अब अगला टॉपिक डालिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। नेक्स्ट टॉपिक डालिए, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर, और कैपिटल A करके लिखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ क्या? नेचर ऑफ मोनोमर। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर, और A करके लिखिएगा ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मोनोमर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मोनोमर। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मोनोमर लिख लिए। चलिए 2 है, दोनों को जल्दी ख़त्म करते हैं, एकदम तुरंत ख़त्म हो जाएगा, कुछ है ही नहीं इसमें। अब देखिए फर्स्ट है, क्या है सर? होमोपॉलीमर। सबको समझ में आ जाएगा। होमो मतलब क्या? ये बना हुआ है, फॉर्म्ड।
क्या फॉर्म्ड बाय, बोलिए, ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर्स, मतलब एक ही प्रकार के मोनोमर्स से बना हुआ है, ठीक है। और दूसरा क्या है, इसका फर्स्ट लिख दिए, और दूसरा क्या है, कोपॉलीमर। दूसरा क्या है, कोपॉलीमर, लिखाने की जरूरत नहीं है। फॉर्म्ड बाय क्या, मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोमर्स, मतलब हम अभी तो हम देखे हैं ना कि पॉलीमर बनाने में मोनोमर चाहिए। अगर कोई पॉलीमर में मोनोमर एक ही प्रकार के हो, एक ही प्रकार के हो, तब हम उसको क्या बोलेंगे, होमोपॉलीमर। जैसे पॉलीथीन बनाने में मोनोमर कौन है, इथिन, और वही इथिन बार बार रहता है, तो एक ही प्रकार के मोनोमर है ना, तो उसको हम लोग होमोपॉलीमर बोलेंगे। लेकिन कोपॉलीमर में क्या, वह पॉलीमर जिसमें मोनोमर है बट कितने बार है, दो या दो से अधिक बार, यानी कि एक से अधिक बार। तो लिख लीजिएगा, एक नंबर लिखिएगा होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर लिखिए, द पॉलीमर्स which are formed by only one type of monomers, only one type of monomers are called homopolymer, and the process is called homopolymerization, and the process is called homopolymerization, ठीक है। आगे तो हम लोग पढ़ेंगे ही, जितने भी पॉलीमर है सबके मोनोमर, फिर भी हम लोग लिख लेते हैं। इसका कुछ यूनिट लिख लीजिए, इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए, बड़ा एग्जाम्पल का ही खेल है पूरा चैप्टर। तो एग्जाम्पल लिख लीजिए, अभी आपके सामने एक लिखे थे पॉलीथीन, और लिखिए पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, PAN पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, पैन के बाद लिखिएगा टेफ्लॉन, पॉलीस्टाइरीन, ठीक है, नायलॉन 6, नेचुरल रबर, नियोप्रीन, ETC कर दीजिए। ये जितने भी पॉलीमर है सब में एक ही प्रकार के मोनोमर है। अब आपके मन में चल रहा होगा कि सर ये सब क्या है, तो टेंशन नहीं लेना है, सब को हम लोग टॉपिक बना बना के पढ़ेंगे, क्योंकि ये चैप्टर में यही तो पढ़ना ही है। पॉलीमर का टाइप क्या है, और कौन कौन से पॉलीमर है, बनता कैसे है, उसका मोनोमर क्या है, और उसका यूज कहाँ कहाँ होता है, तो सबके बारे में पढ़ेंगे। अभी बस आप इतना याद रखिए कि जितने भी पॉलीमर है वो सब एक ही प्रकार के मोनोमर से बने। मोनोमर कौन कौन है आगे देखेंगे, ठीक है। हो गया, चलिए आप रोक के लिख लीजिएगा। दूसरा लिखिए कोपॉलीमर, दूसरा में लिखिए कोपॉलीमर, कोपॉलीमर में लिखिए द पॉलीमर्स which are formed by two or more types of monomer, two or more types of monomers are called copolymer, and the process is called copolymerization, and the process is called
कोपॉलीमराइजेशन। एग्जाम्पल लिख लीजिए, इसका एग्जाम्पल नायलॉन 6,6, फिर बोल रहे हैं पढ़ना है सर, नायलॉन 6,10, और लिख लीजिए बेकेलाइट, और लिख लीजिए डेक्रॉन, ग्लिप्टल, ब्यूना एन, ब्यूना एस, ETC कर दीजिए, आगे चैप्टर में आएगा ही ये सब। नायलॉन 6,6, नायलॉन 6,10, बेकेलाइट, डेक्रॉन, ग्लिप्टल, ब्यूना एन, ब्यूना एस, ETC। ये सब में 2 मोनोमर लगा हुआ है, जैसे बेकेलाइट में फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड। पढ़ेंगे, सब के बारे में पढ़ेंगे, सोचना नहीं है, बस आप इतना ध्यान रखें कि इसमें 2 या 2 से अधिक प्रकार के मोनोमर लगा हुआ है, ठीक है। चलिए बी में लिखिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर में ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स और ऑरिजिन, कहाँ से प्राप्त हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स और ऑरिजिन, सोर्स और ऑरिजिन रोक के लिख लीजिएगा। अब ये तो बकवास वाली बात हो गया, सोर्स और ऑरिजिन में 3 होगा, और बड़ा आसान सा तरीका है सर। फर्स्ट क्या है, तो नेचुरल पॉलीमर, ठीक है। दूसरा क्या है, सिंथेटिक, मतलब इसी का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, बोलिए, मैन मेड, हम लोग बनाते हैं। और तीसरा क्या, सेमी सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक। देखते हैं, सब बकवास सा है, 2 मिनट लगेगा समझाने में। देखिए नेचुरल मतलब क्या, एनिमल प्लांट नेचर में हो उसी को क्या बोलते हैं, नेचुरल पॉलीमर। जैसे एग्जाम्पल बोल दीजिए, स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, और बोलिए स्टार्च, सेलुलोज, नेचुरल रबर हो गया, और बोलिए प्रोटीन हो गया। ये सब जो पॉलीमर, देखिए स्टार्च आपको पता ही है, रिजर्व आदि क्या फूड होता है किसी प्लांटेशन में। सेलुलोज प्लांट का मैक्सिमम भाग इसी से बना रहता है। नेचुरल रबर, लैटेक्स पेड़ रबर, प्रोटीन सबको पता है, तो ये सब नेचुरल पॉलीमर। और सिंथेटिक जो हम लैबोरेटरी में बनाते हैं, इसको कहाँ पे बनाते हैं, लैबोरेटरी में। प्रयोगशाला में जो पॉलीमर हम लोग को प्रिपेयर्ड करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी सेंथ। पहले तो लिखिएगा सिंथेटिक, और फर्स्ट में लिखिए नेचुरल पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर में लिखिए द पॉलीमर व्हिच आर obtained from animals or plants are called natural polymer. Animals or plants are called नेचुरल पॉलीमर। एग्जाम्पल लिखा हुआ है, स्टार्च, सेलुलोज, नेचुरल रबर, प्रोटीन, ETC। एग्जाम्पल लिख लीजिए जल्दी, ये सब का एग्जाम्पल लिखिए। हो गया। दूसरा लिखिए सिंथेटिक पॉलीमर। दूसरा लिखिए सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक पॉलीमर जल्दी बता दीजिए कहाँ, बोलिए बोलिए जल्दी बोलिए, कहाँ, लेबोरेटरी में। तो लिखिए द पॉलीमर व्हिच आर
the polymer which are prepared in laboratory called synthetic polymers. फुल स्टॉप देख के लिखिएगा, दे आर also called as या known as man-made polymer, known as man-made polymer। एग्जाम्पल लिख लीजिए, लिखिए पीवीसी। एग्जाम्पल में लिखिएगा पीवीसी, टेफ्लॉन, बेकेलाइट, सिंथेटिक रबर, सब आ जाएगा इसमें, जितने भी रबर है सो। पीवीसी, टेफ्लॉन, बेकेलाइट, सिंथेटिक रबर, पॉलीथीन, नायलॉन, ETC कर दीजिए, बहुत सारा। पीवीसी, टेफ्लॉन, बेकेलाइट, सिंथेटिक रबर, पॉलीथीन, नायलॉन, ETC सब पढ़ेंगे आगे। हो गया। अब तीसरा लिखिएगा सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। तीसरा लिखिए सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, थोड़ा सोचिए एक्चुअली में होता क्या है कि सेमी सिंथेटिक पॉलीमर में अगर हम लोग बात करेंगे तो चालाकी हम लोग किए हैं, है नेचर से ही मिला हुआ। देखिए ये सब बिल्कुल लेबोरेटरी में, और पता है ये सब बहुत ही मुश्किल करता है, ये जल्दी ख़राब नहीं होता है, डिग्रेड करने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होते हैं, ये जल्दी ख़राब। पॉलीथीन जानते होंगे आप, 10,000 साल लग जाते हैं इसको सराहने में, तो ये सब जल्दी ख़राब नहीं होने वाला है। और नेचुरल सरगल जाता है, डिग्रेड हो जाते हैं, ये डिग्रेड नहीं होते हैं। सेमी सिंथेटिक में क्या है, ये नेचुरली से मिलता है, नेचर से मिलता है, प्लांट से मिलता है, और हम लोग उसमें मॉडिफिकेशन कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं, ताकि मॉडिफाई मतलब क्या, उन्हीं चीज़ों में फिर से सुधार करना, सुधार की जरूरत। जैसे एक एग्जांपल समझिए, जो लैटेक्स से जो रबर मिलती है, जो नेचुरल रबर होती है, वह रबर को खींचिएगा तो बीच से टूट जाता है, अच्छा इलास्टिक नहीं है, और वो चिपचिपा होता है, स्टिकी होता है, भाई अच्छा नहीं है। तो हम इंसान क्या करते हैं, उसमें सल्फ़र मिला के गर्म कर देते हैं, अब जो रबर बनता है उसको हम लोग बोलते हैं वल्कनाइज्ड रबर। अब वह रबर ना तो स्टिकी होता है और ना ही बीच से वो टूटता है। तो क्या किए, मिला तो नेचर से ही था, वल्कनाइज्ड रबर एक प्रकार का नेचुरल रबर ही है, बस हम लोग उसमें क्या कर दिए थे, मॉडिफिकेशन। क्यों, अपने मतलब के लिए। तो लिख लीजिएगा द पॉलीमर्स which are obtained by making some modification in natural polymers by artificial means are called semi-synthetic polymers, are called
सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। एग्जाम्पल लिख लीजिए। सेलुलोज नाइट्रेट। देखिए सेलुलोज कहाँ से मिला था? पेड़ पौधा से ही नाइट्रिक एसिड मिला दिए। सेलुलोज एसीटेट, ये क्या होता है? रेयॉन का नाम सुने होंगे, यही है ये। और क्या? वल्कनाइज्ड रबर। जल्दी नोट कर लीजिए और मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक ऑल द बेस्ट, मन लगा के पढ़िए।